तो देखो इसमें क्या होता है, 23 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें KOH का वर्क क्या है, काम क्या कर रहा है। देखो इसमें Br यहाँ लग गया और हाइड्रोजन ये लग गया, तो इसने HBr को यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो HBr यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा इसका मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेट हो गया तो इसे कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड केस में क्या होता है, देखो KOH क्या कर रहा है, यहाँ पे Br था और Br की जगह पे OH आ गया, यानी इस OH माइनस ने Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए ये वाली कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक OH किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, Br को। और ये जो थर्ड वाली रिएक्शन है इसमें क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये Br अटैच हो गया, एक Br यहाँ चला गया, एक Br यहाँ चला गया, तो जो डबल बॉन्ड है वो किसमें चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। तो इसका मतलब इसमें कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन। दोनों के दोनों Br ऐड हो गए। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें कोई चीज ऐड होती तो उसे कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसीलिए फर्स्ट में एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकेंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड में एडिशन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आया समझ में, फर्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्ड इज एडिशन रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या करना है आपको, देखो आपको निकालना है यहाँ से डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। तो डेंसिटी में आपको निकालना है मोलर मास। ठीक है, तो डेंसिटी का हमारे पास एक ही फॉर्मूला, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू NA। लेकिन होता क्या है, आपको कंफ्यूज किस में करेगा, यूनिट में। ये एंगस्ट्रम में दिया यूनिट और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम लाना पड़ता है। तो 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे जो एज लेंथ दिया हुआ है इसको किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो 404 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और आपको डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी कितनी दी है, 2.72 दिया हुआ है। ठीक है, और ये FCC दिया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बस बाकी सब कुछ गिवन है M को छोड़ के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू ये सारा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन Z। डेंसिटी आपको दी है 2.72 और एज लेंथ है 404 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब, और एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास। इसमें से देखो अगर पावर हटाओगे तो ये 24 होता है, ये 23 है, तो इसको हटाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो जो 26 क्वेश्चन है आपको ये पूरा सॉल्व करोगे जब आप इसे, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 यानी 26.99 या 27 इसका आंसर हो जाएगा। ये 27 या 26.99 या 27 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 26 का। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, आपको फिर से डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया है। तो ये आपको दे दिया डिप्रेशन कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट मतलब KF, तो आपको KF की वैल्यू कितनी दे दी है, 5.12। ठीक है, और आपको ये मोलैलिटी दे दी है, मोलैलिटी कितनी दी है, मोलैलिटी दी है 0.078। और आपको क्या निकालना है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना हो रहा है, यानी चेंज कितना हो रहा है। तो चेंज का मतलब आपको डेल TF निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डेल TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू मोलैलिटी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5.12 इंटू 0.078। अब देखो 7 5 35, तो 35 से थोड़ा आगे हो जाएगा यानी 40 के आसपास हो जाएगा,
क्योंकि ये पॉइंट भी है, इसमें 8 भी है, तो मल्टीप्लाई करके थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.40 K इज द आंसर ऑफ 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना। और एक क्या पूछा उसको, उसने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल टी एफ पूछा आपसे। और दो वैल्यू दी है, एक है कांस्टेंट की वैल्यू दी है आपको, और एक दिया हुआ एम, एम का मतलब मोलैलिटी। तो मोलैलिटी दी है, बस हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये समझ में आया। यस सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, देखो आपके पास 31 में कह रहा है कि विच वन गिव्स पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। पॉजिटिव कौन सा देगा, ग्लूकोज देगा, क्योंकि जो मोनोसेक्राइड होते हैं इनको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो रिड्यूसिंग शुगर होता है जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रीजन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो उसमें कौन आते हैं, मोनोसेक्राइड जो भी होगा वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, सॉरी हाँ सर इसका मतलब क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें जैसे टॉलरेंस रीजेंट होता है, कॉपर का ही होता है, कॉपर सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको हम कह देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो जनरली ये टेस्ट के लिए यूज होते हैं, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, सिप्स रिएजेंट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको मॉलिस टेस्ट किया होगा या बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट करते हैं, जैसे आपको कोई बोलेगा कि ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ब्लड टेस्ट के लिए बोलेगा ना इसको ये वाला टेस्ट करवा दो, ये वाला टेस्ट करवा दो। तो यहाँ पे वैसे इसका फॉर्मूला कॉपर से रिलेटेड होता है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे ज्यादा पूछा नहीं जाता। इसमें सिर्फ हम क्या कहते हैं कि जो टॉलरेंस रीजन को और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जो मोनोसेक्राइड वाले होते हैं, या कुछ डाइसेक्राइड भी होते हैं जिनके पास हेमी एसिटल होता है। तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं, सुक्रोज नहीं होता है, बस सुक्रोज फेलिंग टेस्ट या टॉलरेंस टेस्ट को नहीं देता है। बाकी ये तो प्रोटीन तो है, प्रोटीन तो नहीं देगा, फैट भी नहीं देगा, केवल कौन से देते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होगा जो मोनोसेक्राइड होता है, इसीलिए इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये सी इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना, टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को जो रिड्यूस करता है उसे कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और इसमें जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं और डाइसेक्राइड सुक्रोज को छोड़ के, वो सारे के सारे पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रीजन का टेस्ट देंगे। ठीक है, यस सर। अब है 32 क्वेश्चन। देखो 32 क्वेश्चन में कह रहा है वो कि टोल्यूइन को अगर हम रिएक्ट करेंगे Cl2 के साथ, टोल्यूइन का मतलब होता है जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग, उसके ऊपर आ जाता है CH3, से कहते हैं टोल्यूइन। अगर आप इसे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3, तो ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो ये Cl कहाँ चले जाएगा, ऑर्थो में और पैरा में। तो ये कहाँ चला जाएगा, देखो ये CH3 तो यहीं पे लगा हुआ है, और ये चला जाएगा एक बार ऑर्थो में और दूसरी बार कहाँ चला जाएगा, पैरा में। ठीक है, ऑर्थो में और पैरा में चला जाएगा। किस केस में, अगर FeCl3 के साथ है तो ऑर्थो और पैरा वाला बनाएगा, तो X वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, X तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोबेंजीन। और अगर वो कह रहा है कि लाइट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो देखो टोल्यूइन यही है आपके पास, और अगर टोल्यूइन को अगर हम लाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ, तो इस केस में क्या होगा, ये रिंग के अंदर नहीं जा पाता, ये रिंग के बाहर ही अटैक करेगा। तो ये बाहर कहाँ जाएगा, केवल इसके साथ इसको हटाएगा, बस एक बार करोगे तो एक H को हटाएगा, दूसरी बार करोगे दूसरे H को हटाएगा, तीसरी बार करोगे तीसरे H को हटाएगा। तो यहीं से सारे H को हटाता जाएगा। ठीक है, अंदर रिंग के अंदर नहीं जा सकता लाइट की प्रेजेंस में, कभी भी ध्यान रखना। जब Cl2 को Br2 किसी को भी रिएक्शन कराओगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, अगर लाइट है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये बाहर रिएक्शन करता है। ठीक है, अब हमें पहचानना है कि X और Y क्या है। तो इसने लिखा है पहला X इज बेंजल क्लोराइड, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। अब आते हैं हम सेकंड वाले पे। सेकंड में देखो X क्या है, X C वाला आंसर देखो, C वाला, C में क्या लिखा है, X क्या है, ऑर्थो एंड क्लोरो टोल्यूइन। ठीक है,
और Y है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ट्राइक्लोरो क्योंकि एक बार हटाओगे तो एक Cl आया, दूसरी बार रिएक्शन करोगे दूसरा Cl आ जाएगा, तीसरी बार करोगे तीसरा H भी हट जाएगा, तो 3 क्लोरो आ गए। तो ट्राइक्लोरो मिथाइल का मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल बेंजीन, तो इसलिए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 32 का आंसर हो गया 3। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बताओ यस नो। यस सर। ओके, अब आते हैं 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन, देखो यही फायदा होता है जब आप खुद करोगे चीजों को। तो हम देखो 55 क्वेश्चन ये मान के चलो हमने कर दिए विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो यही करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर फिर दूंगा एक और, क्वेश्चन पेपर 4, उसे भी पूरा सॉल्व करो, फिर जहां जहां डाउट है उसे पूछोगे, तो आपका भी टाइम कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको आएगा भी ज्यादा। देखो C7H8 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बेंजीन रिंग तो बन गई है क्योंकि H कम है और यहाँ पे लग गया CH3 ग्रुप। ठीक है, अब देखो अभी मैंने कहा हीट होगा या लाइट होगा, तो ये कभी भी रिंग के अंदर नहीं जा सकता है। तो जैसे आपने यहाँ पे 3Cl2 लाए, तो ये किसको हटाएगा? केवल H को हटाएगा। और जब ये H को हटाएगा तो क्या हो गया? ये H को हटाने से यहाँ पे आ जाएगा CCl3 आ जाएगा, क्योंकि तीनों H हट जाएंगे, 3 Cl आ जाएंगे। अब देखो Br2 को ऐड करेंगे Fe के साथ, तो जब आप Fe के साथ करोगे तो ये रिंग के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी होना चाहिए, FeBr3 Fe या कुछ रिएजेंट होना चाहिए। अब ये वाला जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो Br किस पोजीशन में चला जाएगा? मेटा पोजीशन में चला जाएगा, क्योंकि ये खींचने वाला ग्रुप है। क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो भी खींचने वाला ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन को, वो हर हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो Br मेटा में चला गया। ठीक है, अब फिर आपने इसमें क्या किया? Zn और HCl को ले आए। तो जो ये HCl होता है ये फिर क्या करेगा? ये हाइड्रोजन इस H को Cl को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता है, और यहाँ पे जो रिएक्शन बनती है वो रिएक्शन क्या बनती है? फिर ये बन जाता है CH3 और यहाँ पे आ जाता है Br। ठीक है, तो CH3 Br आ गया। तो इसमें कौन सी चीज बनेगी? पहला वाला। 39 का कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, मेटा ब्रोमो टॉल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, मेटा ब्रोमो टॉल्विन। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में है एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल। देखो क्या होता है एन प्रोपाइल का मतलब क्या हुआ कि एन का मतलब स्ट्रेट चेन में लगा हुआ है अल्कोहल के साथ, तो ये हो गया एन प्रोपाइल अल्कोहल। और आइसोप्रोपाइल का मतलब हुआ कि जब OH सेकंड पोजीशन में लगा है तो इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वो कह रहा है ये किससे डिस्टिंग्विश होंगे? तो देखो PCl3 का काम क्या है कि Cl को हटाना, तो ये यहां से भी Cl को हटाएगा, यहां से भी Cl को हटा देगा, कोई फायदा नहीं होने का। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन को निकालेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड करेगा, यहाँ भी करेगा, बात एक ही है। तो ये भी काम नहीं आने का, ये भी काम नहीं आने का। ठीक है, ऑक्सीडेशन से हो सकता है। देखो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, प्राइमरी वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपको पता है कि अगर आप प्राइमरी का ऑक्सीडेशन करते हो तो अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, अच्छा ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो ये पहले इसको चेंज करता है एल्डिहाइड में, पहले बनता है एल्डिहाइड और उसके बाद फिर ये ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाता है, तो दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, और अगर आपने सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज किया, तो आपको अगर ध्यान हो कि अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता है कीटोन, तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बन गए। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया और उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो हर हमेशा बनता है कीटोन, ये ध्यान रखना, कीटोन बन जाएगा। और अगर प्राइमरी को अगर आप करते हो, ये प्राइमरी है, तो अगर माइल्ड है तो बनता है एल्डिहाइड, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो स्ट्रॉन्ग होता है वो बना देता है एसिड। तो दोनों में अलग अलग कंपाउंड बन रहा है, तो इसको हम केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड बन गया।
और अगर सेकेंडरी है तो बनता है कीटोन, यानी ये बन जाता है एसीटोन। दोनों में अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं, यानी ये वाला टेस्ट, ये केमिकली डिस्टिंग्विश हम दोनों को कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। 43 का आंसर है 3। ये समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करो। यस सर। हाँ, तो आपके तो सारे क्वेश्चन हो गए। यस सर। हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूं आपने कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं। ठीक, यस सर। एक आपने किया 7th वाला क्वेश्चन रॉन्ग किया, 7th वाला। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन बहुत चालाकी से पूछता है वो, और उन्हें पता है कि सारे लोग इसे गलत करेंगे, इसीलिए वो क्वेश्चन 7th वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7th वाले क्वेश्चन में कहता है कि अगर आपने क्या किया, मोलैलिटी को डबल कर दिया। ठीक है, मोलैलिटी, अब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है डेल टी एफ, अभी हमने किया भी था, इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अगर मोलैलिटी डबल कर दिया आपने, चलो ठीक है पहले से डबल हो गए, तो बोलता है कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट थोड़ी चेंज होगा, कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, यानी ये अनचेंज होता है। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता, ये लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू फिक्स हो जाना। देखो बहुत चालाकी से क्वेश्चन पूछता है, सबको ये लगेगा अगर ये डबल कर दे तो ये भी डबल हो जाएगा या ये हाफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट की वैल्यू है ना, कांस्टेंट तो फिक्स रहता है, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, अनचेंज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, यही ऐसी गलती होती है जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है, पता नहीं चलता है। एक क्वेश्चन आपने 9th वाला क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन में आपने मिस्टेक कर दी। 9th में क्या है देखो, 9th में वो कह रहा है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। इन दोनों ऑक्साइड है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, इसमें फूड प्रिजर्वेटिव जो SO2 होता है, SO2 ये फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है, लेकिन NO2 इसमें फूड प्रिजर्वेटिव का काम नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी ये सब सेम है, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि जो SO2 होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज हो जाता है और NO2 नहीं होता। तो इसका आंसर है C 9 का। ठीक है, तो ये सेकंड मिस्टेक थी आपकी। क्लियर है? यस सर। आपने नेक्स्ट मिस्टेक की है 12th वाली। 12th में हमें पहचानना एमाइन यानी पेप्टाइड बॉन्ड कौन सा होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड करने के लिए हमें CONH, अब देखो CONH तो सबके पास है, ठीक है, CONH तो सबके पास है, ये भी है CONH, ये भी है CONH, लेकिन इसके बीच में एक C होना चाहिए। देखो जब आप क्या करते हो, वो बनाते हो अल्फा अमीनो एसिड, तो कैसे बनता है, COH बनता है, और यहाँ बनता है NH, बनता है ना अल्फा अमीनो Yes, sir. एसिड। ठीक है, और फिर मैंने दूसरा ग्रुप लाऊंगा तो क्या बनता है, COOH फिर होगा, और यहाँ पे भी NH आ जाएगा, तो क्या होगा, NH और बीच में कितना C होता है, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CONH। इसके बीच में कितना C होगा, एक ही C तो होगा, है कि Yes, नहीं? sir. आया ना समझ में? तो इसके बीच में Yes, एक sir. C है, जबकि यहाँ पे देखो CONH है और यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, तो ये तो खत्म कहानी है। इसमें देखो CONH है, लेकिन यहाँ पे फिर NH दे दिया, तो NH तो बीच में आता ही नहीं है। फिर ये CONH है, लेकिन यहाँ पे एक C आता है, बस NH तो आएगा नहीं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या ये ले लोगे आप CONH, तो यहाँ पे C होना चाहिए था, ये फिर NH डाल दिया। यहाँ पे देखो ये CONH तो है, इसके बीच में एक C होना चाहिए, यहाँ पे दो C दे दिए इसने, इसीलिए सारे गलत हैं, केवल कौन सा सही होगा, C इज द राइट आंसर।
हम अल्फा अमीनो एसिड को यूज करना है हमने, ठीक है। यस सर। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपने गलती करी है वो है 12 के बाद 13, 14, 15, 16। हाँ, 16 क्वेश्चन आपने गलत किया। 16 वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया। 1 सेकेंड। 16 में देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? P या पाई ले लो, तो पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अब उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, पाई को P लिख दिया, तो ये अपॉन कर दो ना, P अपॉन C इज इक्वल टू RT। तो यही तो क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने, B P अपॉन C इज इक्वल टू RT। आपको ये तो पता ही था कि P इज इक्वल टू CRT होता है, तो इसने क्या किया, C को अपॉन में ले गया, तो P अपॉन C इज इक्वल टू RT है। 13 वाला सही है। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, 16 है ना, मैं क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ। 1 सेकंड, 16 वाला, 16 ये वाला। अब इसमें देखो, इसमें आपको दो जगह पे कंफ्यूजन होगी। कैसे? कि जब आपने HF को यूज किया, HI को जब आप यूज करोगे, तो HI में क्या प्लस चार्ज होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस। अब क्या है कि ये ऑक्सीजन तो नेगेटिव होगा, लेकिन इसके सामने ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए। अब कैसे डिसाइड होगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, विच वन हैज मोर स्टेबिलिटी, तो ज्यादा स्टेबिलिटी वाला होगा वही बनेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे कैसे? अल्फा हाइड्रोजन से, ये करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो, जो ये C है, इसके सामने कितने हाइड्रोजन है? एक, तो इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, इसके सामने का जो C है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है। तो सीधी सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये कहाँ से टूटेगा? यहाँ से टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ से टूटेगा तो प्लस वाला कहाँ जाएगा? प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, तो ये जाएगा माइनस के पास, और ये जाएगा प्लस के पास। तो कौन सा आंसर होगा? C वाला, ठीक है। ये C वाला आंसर होगा। इसके पास OH, इसके पास I, तो C इज द राइट आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आया ना? ओके। जी अब आगे देखते हैं आपने कहाँ कहाँ पे गलती करी है। 16 के बाद आते हैं हम 17 का भी आपने गलत कर दिया। 17 आंसर है आपका A से, ये आर्बिनोस। ये तो खैर याद करना पड़ेगा आपको, इतना पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास है नहीं। इसके बाद आता है, आपने कहाँ पे गलती की है? सर 17 सही किया है मुझे। 17 गलत किया। हाँ, गलत किया। उसके बाद है 18। एक मिनट, हाँ 18 क्वेश्चन है जो 18 सही है आपका। 19 भी गलत हो गया आपका, 19 गलत हो गया आपका। एक्चुअल में अभी लाइट यहाँ आ नहीं रही है, तो अभी मेरा वो कम है इसमें, ठीक है। तो जहाँ तक अभी ये चल पाएगा, थोड़ी सी बैटरी है मेरे ख्याल से, बहुत कम बैटरी है इसमें। और फाइनली वैसे लाइट तो आ गई है। एक मिनट, हाँ मैं इसको नेट उससे लगा लूँ। अब आ गई लाइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपने कहाँ, कौन सा, हाँ 19 वाला क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। आपने किया है 19 वाला क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। 19 में देखो क्या करना है आपने। तो 19 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ये दे दी आपको। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.28, और मोलैरिटी दे दी है आपको कितनी? 2 दे दी है। और क्या पूछा है? मोलैलिटी पूछा है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दे दिया 2m, तो 2m का मतलब मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 2 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स तो 2 लिख दिया क्योंकि 2 है मोलैरिटी। और डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 1 लीटर है सॉल्यूशन, और आपको क्या दिया? डेंसिटी दिया, तो यहां से आप मास निकालोगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.28 और वॉल्यूम है 1000 ml। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1080 ग्राम। ठीक है, और किसकी दी है यहाँ पे देखो, NaOH की दे दी है 40। तो अब क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन का वेट तो हो गया 1080 माइनस, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 2 मोल इंटू 40, क्योंकि 40 इसकी मोलैरिटी है। 40 क्या है, इसकी मोलैरिटी हो गई, सॉरी मोलर मास हो गया। तो 40 इंटू 2, क्योंकि 2 मोल है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 1200 ग्राम हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन है आपके पास इतना, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 मोल, और 2 मोल में क्या है, 1 मोल में 40 ग्राम है, तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 80 ग्राम हो जाएगा। तो सॉल्यूट हो गया 80 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन हो गया 1280। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना 1200 ग्राम। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो बस। फॉर्मूले में क्या होगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, क्योंकि वो किस में है, ग्राम में है। नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपके पास 1200 इंटू 1000। अब इसको 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/12। तो कौन सा आंसर आएगा, 10/6, 5/3। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। आया समझ में कि नहीं आया, यस सर आ गया। आ गया ना। अब आगे क्वेश्चन आपने कौन सा लर्न किया है, 20 का सही है, 21 सही है, 22 रॉन्ग हो गया आपका, 22 रॉन्ग हो गया। 22 में क्या है देखो, कह रहा है प्योर नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा। तो प्योर नाइट्रोजन करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, 22 है। प्योर नाइट्रोजन करने के लिए क्या करना है आपने, जो ये 4th वाला है देखो, इसमें जो ये है BaNO3, इसको अगर आप हीटिंग करते हो तो हीटिंग करने से क्या होगा, Ba तो मेटल है, मेटल अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो ये गैस आपको प्योर फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि तो मेटल है, तो मेटल के साथ तो कंबाइंड होगी नहीं। तो यहाँ पे जो आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है वो कौन सी मिलेगी, प्योर मिलेगी, क्योंकि मेटल के साथ तो कंबाइंड होगी नहीं। इसीलिए डी इज द राइट आंसर। इस केस में प्योर नाइट्रोजन आपको मिलेगा। ठीक है, तो 22 का आंसर हो गया आपका डी। ठीक, यस सर। 23 में बी आंसर है, 23 का बी। 23 तो हमने कर ही लिए थे ना, 24, 25, 26, 26 आपने रॉन्ग कर दिया है। ये तो सेम कैलकुलेशन है। हाँ 26 मैंने डिस्कस कर लिया था ना आपसे। 27 सही है आपका, 28 रॉन्ग है, और सॉरी सही है। 29 आपका रॉन्ग है। 29 डिस्कस हो गया था। नो सर। हाँ 29 को डिस्कस कर लेते हैं। 29 में क्या किया है आपने, कायरलिटी है। कायरलिटी बताओ। तो कायरलिटी का मतलब क्या होता है, जिसके पास कायरल कार्बन होते हैं। कायरलिटी मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, जिसके पास भी कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन का मतलब होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे, उसे कहते हैं कायरल कार्बन। और उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कायरलिटी। तो हमें चेक करना है कि कौन सा ऐसा कार्बन है जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। तो पहला करते हैं हेक्सेन। 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 मिथाइल मतलब सेकंड में मिथाइल लगा दिया। तो इसमें देखो कि 2 ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पे भी सेम हो गए, यहाँ पे भी सेम हो गए। तो ये वाला तो नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब सेकंड को चेक करते हैं। 3 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। 3 का मतलब थर्ड पोजीशन में मिथाइल लग गया, और इसकी वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन। अब देखो ये वाला अलग हो गया C2, ये एक C अलग हो गया, ये 3 C अलग हो गए, एक H अलग हो गया। तो ये चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ये कौन सा हो गया, दिस वन इज कायरल कार्बन।
तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा, कायरलिटी को शो करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाकी और कोई नहीं होने का। ठीक है, आया समझ में? यस सर। हाँ, अगर नियोपेंटेन का मतलब क्या हुआ कि सेकंड पोजीशन में 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो सारे सेम है, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता है। आइसोपेंटेन का मतलब 4 कार्बन है और ये सेकंड पोजीशन में CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, तो इसीलिए केवल बी इज द राइट आंसर। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब आते हैं 29 के बाद है 30, राइट है आपका। 31 राइट है। 32 रॉन्ग हो गया आपका। 32 तो मैंने डिस्कस कर लिया था आपसे। अब 33 है ना। अब पता चल गया आपको कहाँ कहाँ पे गलती करी आपने। यस सर। 33 आपका सही है, 34 सही है, 35 रॉन्ग है आपका। 35 रॉन्ग हो गया आपका। 35 को लाते हैं हम मैदान में। 35 में कह रहा है कौन सा क्या है, फॉलो नहीं करता। तो इसमें जो फॉलो नहीं करता है वो कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये है। देखो पीके, क्वेश्चन को चकरा देता हूं। पीके का मतलब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जिसकी ज्यादा होती है, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी पीके की वैल्यू कम हो जाएगी, उल्टा हो जाता है। जबकि इसने एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में दे दिया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा उसका उल्टा हो जाएगा पीके। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब के की वैल्यू ज्यादा होगी तो पीके की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो के की वैल्यू बढ़ेगी तो पी के की वैल्यू कम हो जाएगी, जबकि इसने कहा है कि पी के की वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आपको अभी पी के पता नहीं था इसलिए आपने गलती कर दी। के का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो के बढ़ेगा, और पी के उसका अपोजिट हो जाएगा। पी के बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, यस सर। 35 के बाद अभी 2 मिनट ही बचे हैं बस इसमें। अभी देखता हूँ मैं 36 का डी, 37 का बी सही है, 38 का डी सही है, 39 का ए। 39 आपने बता दिया था ना मैंने आपको, 39 हाँ। 40 यस सर। 40 का सी और 41 का बी। 41 भी आपका गलत है। अच्छा 40, हाँ 41 गलत है आपका। 41 में जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक मिनट लिया था मैं। 41 में कह रहा है कि कौन सा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। ऑक्टेट मतलब किसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधा सा आंसर है हीलियम। हीलियम बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 कहाँ है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कौन सा होगा, हीलियम होगा। बाकी सबके लास्ट में 8 होते हैं, तो हीलियम होगा जिसके लास्ट में, क्योंकि उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये लास्ट में ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। तो टाइम तो अभी खत्म हो रहा है, रिज्वाइन करोगे आगे के लिए जो क्वेश्चन, एक आधी क्वेश्चन आप शायद गलत होगा आपका, बताओ रिज्वाइन करोगे या कल करोगे? सर रिज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, रिज्वाइन करोगे। है आपके फोन में बैठ हाँ हाँ मेरे पास है, अब तो लाइट आ गई है। करो सर रिज्वाइन। हाँ